अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू FAR1 कैफ 05 लेक्चर नंबर 58 का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें। जी बच्चों, IAS 23 हमारा मुकम्मल हो चुका। IAS 23 मुकम्मल हो गया। आप हजरात ने इसको मुकम्मल कर लेना है। क्वेश्चन बैंक के भी सारे क्वेश्चन कर लेने हैं और MCQs भी सारे करके मुझे बता दें। कोई ना कोई अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ताकि मैं उसको डिस्कस कर सकूं। MCQs भी ऑल इन योर कोर्ट, ये आपने करने हैं। और आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे इंशाल्लाह, जो मशहूर है सिंगल एंट्री के नाम से, और वैसे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बोलते हैं उसको। इसके अंदर कुछ रूल्स हम फॉलो करके चलेंगे और ये है चैप्टर नंबर 5 वॉल्यूम 1 में आएगा। चैप्टर नंबर 5 वॉल्यूम 1। आए जी, कुछ रूल्स डिस्कस करते हैं। आपको PDF में रूल्स मिल जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, और वो पूरे के पूरे होंगे। क्लास में मैं चंद एक जिनसे क्वेश्चन हम स्टार्ट कर सकेंगे वो लिख दूंगा, और 1 बाय 1 जो सा क्वेश्चन दरमियान में आता जाएगा हम उसको डील करते चले जाएंगे। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स चैप्टर नंबर 5 वॉल्यूम नंबर 1 के अंदर है जी। कुछ बेसिक रूल्स फॉलो करने हैं हमें डबल एंट्री के ज़रिए इस सिंगल एंट्री को सॉल्व करना है, पहला रूल। नंबर 2, इस चैप्टर के अंदर सिंगल एंट्री वाले चैप्टर में, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स वाले चैप्टर में हम ये तसव्वुर करके चलेंगे कि ऑल परचेजेस एंड सेल आर ऑन क्रेडिट अनलेस एंड अनटिल के क्वेश्चन के अंदर कोई स्पेसिफिकली बताया जाए कि कैश सेल्स हुई है या कैश परचेज हुई है। जब वो बताएगा तब हम वो चीज़ लेंगे, जब वो नहीं बताएगा तो क्या तसव्वुर करेंगे हम, ऑन क्रेडिट है। नंबर 3 या नंबर 2 ही कह लें, इसमें जो सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न होंगी, और परचेज रिटर्न होंगी, ये भी ऑन क्रेडिट होंगी। ये भी क्या होंगी, ऑन क्रेडिट, अनलेस एंड अनटिल के हमें बताए, अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफिकली मेंशन करे। एंड कैश सेल्स रिटर्न या कैश परचेज रिटर्न, इसके बाद नंबर 4 पर हम परपेचुअल सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री फॉलो करेंगे। क्या करेंगे, परपेचुअल सिस्टम फॉलो करेंगे। किस लिए, टू सॉल्व द क्वेश्चन। इसका यह मतलब नहीं है कि जी वो वाली कंपनी परपेचुअल सिस्टम फॉलो कर रही होगी। इसका मतलब यह है कि उसने तो सही रिकॉर्ड किया ही नहीं हुआ, वो तो छोटी सी कंपनी है, छोटी सी कंपनी होगी जो सिंगल एंट्री पे चल रही होगी। कोई दुकानदार होगा, कोई छोटा सा बंदा होगा, वो अकाउंट्स भी नहीं बनाते होंगे। उनको ज़रूरत पड़ जाएगी किसी न किसी वजह से अकाउंट्स बनवाने की, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनवाने की ज़रूरत पड़ जाएगी। से कोई किसी को लोन चाहिए तो वो तो कुछ करता नहीं है, वो तो बस हल्का फुल्का सा रिकॉर्ड रखता है, क्या मैंने कितना खरीदा, मैंने कितना बेचा। तो अब हम ये रूल्स फॉलो करते हुए उसके अकाउंट्स बनाएंगे। अगर हम इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो हमारे
स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आराम से बन जाएंगी। अगली बात नंबर 5 पे, इफ प्रॉफिट परसेंटेज इज गिवन इन क्वेश्चन, अगर प्रॉफिट की परसेंटेज दी गई होगी तो या तो सेल्स से कॉस्ट ऑफ सेल्स निकलेगी और या फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स से सेल्स निकलेगी। हमें नहीं पता, पहले से नहीं पता, क्वेश्चन के अंदर नहीं पता चल रहा होगा। हाँ, जब हम सारा काम कर लेंगे उसके बाद पता चलेगा। बस आप भैया आपने ये रूल लिखना है। अच्छा जी, और 6 नंबर पर हमें चाहिए वी नीड नेट सेल्स, नेट कॉस्ट ऑफ सेल्स। मतलब क्या? सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, परचेज लेस परचेज रिटर्न लेकर चल रहे होंगे हमें क्या चाहिए? नेट सेल्स। नेट सेल्स का मतलब क्या है? नेट सेल्स का मतलब है नेट सेल्स इज इक्वल टू सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। लिहाजा हम सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न को इग्नोर कर देंगे। क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे अनलेस एंड अनटिल सेल्स रिटर्न या फिर परचेज रिटर्न कैश पर हो। स्पेसिफिकली लिखा हो कि कैश पर है, फिर हमें कुछ ना कुछ उसका सोचना पड़ेगा। अगर क्रेडिट का लिखा हुआ है तो टेंशन नहीं पड़ेगी, ये हम विद अंडर ये जो रूल्स हैं ये अंडरस्टैंड भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि जी मैं कहूं कि बस ये इसको बस फॉलो ऐसे ही करना है। मैं इसको आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगा कि ये भाई ये जो रूल बनाया है किसी लॉजिक्स के तहत बनाया है मैंने। ये बुक के अंदर कहीं पे रूल्स नहीं मिलेंगे आपको, ये लिखे हुए रूल्स शायद कोई इक्का दुक्का रूल्स मिले। ये इतनी डिटेल में इतने ज़्यादा रूल्स नहीं मिलेंगे कि हमने ये चीज़ हो तो ऐसे करना है, ये चीज़ हो तो ऐसे करना है। ये आपकी आसानी के लिए मैंने बनाए हुए हैं कि स्टूडेंट्स चीज़ें भूल जाता है बाद में। हम क्लास में अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये सेल्स रिटर्न को इग्नोर करना है, लेकिन बाद में वो परेशान हो रहा होता है क्यों इग्नोर करना है, क्यों नहीं इग्नोर करना, और क्या रूल था ये भी भूल जाता है। अच्छा जी, अगला रूल 7 नंबर रूल कह सकते हैं। मेरे यहाँ पे नंबरिंग डिफरेंट होगी वहाँ पर और यहाँ पे। और आप अगर खुद नोट कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है, या देख के भी आप खुद नोट कर लें अपने रजिस्टर पर, बहुत अच्छी बात है। और उसको उस पेज को खाली छोड़ लीजिएगा, 2 पेजेस को खाली छोड़ लीजिएगा कि जिसमें आप अपने लिए ही रूल खुद लिख लिख के पूरे करें। जब आपने खुद लिखे होंगे तो आपके लिए ज़िंदगी आसान रहेगी। अगली बात, वी विल यूज WDV, बुक वैल्यू कैरिंग अमाउंट मेथड। WDV मेथड नहीं है, बेसिकली WDV पर जब एसेट बनाते हैं उसको कह रहा हूं। वी विल यूज WDV मेथड
ऑफ डेप्रीसिएशन ऑफ एसेट्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एसेट अकाउंट बनेगा अपनी कॉस्ट पर नहीं, कॉस्ट पर हम बनाते थे या रीवैल्यूड अमाउंट पर हम बनाया करते थे, अब नहीं बनेगा, इसके अंदर नहीं बनेगा, ना ही ये बंदा रीवैल्यूएशन करवा रहा होगा, टेंशन नहीं लेनी। ये छोटी सी दुकानदार है, ये छोटा सा क्या है, दुकानदार है, जिसकी आपने कुछ चीज़ें देख के, उसका बैंक अकाउंट देख के, उसके कुछ और चीज़ें देख के, उससे कुछ थोड़ा थोड़ा सा पूछ के क्या करना है, अकाउंट्स बना देने हैं। तो ये कॉस्ट पर नहीं बन रहा होगा, ये अपनी बुक वैल्यू पर बन रहा होगा, ये अपनी WDV पर बन रहा होगा, ये अपनी कैरिंग अमाउंट पर बन रहा होगा। CA स्टैंड्स फॉर कैरिंग अमाउंट, BV स्टैंड्स फॉर BV स्टैंड्स फॉर बुक वैल्यू और WDV स्टैंड्स फॉर रिटन डाउन वैल्यू। ये आखिरी लेक्चर में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था IAS 16 के, मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। हमारे पास BD आ रहा था 1000, मैं अज्यूम करने लगा हूँ, ये साथ साथ बताने लगा हूँ कि ये इसका मतलब क्या है। हमारे पास एडिशन हो गई, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट हमने किया 200 का, इनमें से एसेट्स कुछ चले गए, इसमें से एसेट्स कुछ डिस्पोज ऑफ हो गए जो मैंने खरीदे थे। इसके अंदर क्वेश्चन में लिखी हुई थी डिटेल, यहाँ पर मैं बना देता हूँ, क्वेश्चन पूरा बनाते हैं और उसको अंडरस्टैंड करते हैं, फिर अगले रूल पे चलेंगे। क्वेश्चन था, BD दिया हुआ था एसेट का लिखा हुआ था, बुक वैल्यू लिखी हुई थी 1000, कहता है एडिशन हुई है 1 जुलाई 2020 को 200 की, आपने यहां पे लिख लिया 1720। आगे लिखा हुआ था एन एसेट कॉस्टिंग ₹300, उसकी डेट ऑफ परचेज थी 1 अप्रैल 2017। डेट ऑफ परचेज क्या थी इसकी? डेट ऑफ परचेज थी 2017, वाज सोल्ड फॉर 50 का बेच दिया बस। और रेट डेप्रीसिएशन का रेट है स्ट्रेट लाइन में 10% या 20% करते हैं, 20%। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमने सीखना है कि क्या हम कैसे करेंगे। तो अब आपका दो अकाउंट नहीं बनेंगे, एक ही अकाउंट बनेगा। क्या बनेगा? एसेट अकाउंट किस पे चल रहा है? बुक वैल्यू पे चल रहा है। तो इसका मतलब है यहां पे जब डिस्पोजल आएगी ना, ये भी अपनी बुक वैल्यू पर आएगी। किस तारीख पर बेचा है? एन एसेट कॉस्टिंग दिस वाज सोल्ड फॉर दिस, और डेट ऑफ सेल है 30 सितंबर 20। यहां पर हम लिख देते हैं 30 सितंबर 20 को ये बेचा। अब 30 सितंबर 20 को जो बुक वैल्यू थी वो यहां से आउट होगी, क्योंकि एसेट किस पर बना है? बुक वैल्यू पर। और डेप्रीसिएशन की एंट्री हुआ करती थी डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। जब एसेट अकाउंट अपनी बुक वैल्यू पर बनता है तो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन नहीं होती, डेप्रीसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट आती है एंट्री। तो इसका मतलब है यहां पर मेरी 31 दिसंबर 20 को एंट्री आएगी डेप्रीसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट, पूरे साल की डेप्रीसिएशन अब यहां पर लिखेंगे आप। दीज आर द टू मेजर डिफरेंसेस कि डिस्पोजल बुक वैल्यू पर जानी है और डेप्रीसिएशन एसेट अकाउंट में आनी है। और हमने ये वाला मेथड फॉलो करना है, WDV मेथड फॉलो करना है। और उसको मैंने आपके लिए क्वेश्चन बनाकर भी आपके सामने ले आया हूं। अच्छा जी, तो अब इसकी हमें क्या निकालनी है? बुक वैल्यू मीन्स हमें क्या निकालना है? WDV। WDV आती है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन से। कॉस्ट हमें बता दी गई है कितनी थी? 300। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन हम निकाल लेंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कॉस्ट
300 माइनस रेजिडुअल वैल्यू 0, रेट है 20% इनटू क्यूमुलेटिव पीरियड। पहला साल हमारा ईयर एंड है जनाब 31 दिसंबर। पहला साल ये खरीदा था हमने, डेट ऑफ परचेज की दर गई 1 अप्रैल 17 को। इसका मतलब है 2017 के कितने महीने? 9 महीने। 2018 के 12, 2019 के 12, 2020 के कितने महीने यूज होता रहा? 9 महीने। 30 सितंबर को हमने बेच दिया। तो निकाल लेते हैं इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है, इनटू 0.2 इंटू 24 जमा 18, 9 जमा 12 जमा 12 जमा 9 डिवाइडेड बाय 12। ये आ गई हमारे पास 210। इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई 210। 2017 में खरीदा था, 17, 18, 19, 20, तो ये 4 चीज़ें 4 सालों में से जितने जितने महीने थे वो हमने ले लिए, डिवाइड बाय 12 कर दिया। तो हमारे पास WDV कितनी आ गई? WDV एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल, कब की है? एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल की है। WDV एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल फिर कितनी आ गई? 90 आ गई। अब इस 90 को क्या करना है? यहां से किक आउट करना है आपने 90। और एक चीज है आप डेप्रिसिएशन, अब हम उसकी डेप्रिसिएशन भी निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं हम? डेप्रिसिएशन भी निकाल लेते हैं। डेप्रिसिएशन में हम कहते होते हैं डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग एसेट एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल। अब एसेट कॉस्ट पर बेस कर रहा है तो हमें इसकी कॉस्ट नहीं पता, 1000 की कॉस्ट नहीं पता, तो इसका हम कह सकते हैं, अब आपको वर्क बैक करके लेकर आने पड़ेगी। इसकी एडजस्टमेंट में मुझे लेकर आना पड़ेगा ऑल एसेट्स परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 17। तमाम के तमाम एसेट्स कब खरीदे थे? 1 अप्रैल 17 को खरीदे थे, ताकि हमारे लिए जरा सा जिंदगी आसान हो। अब हमारे पास कॉस्ट आनी थी तमाम एसेट्स की। मेरे पास एसेट्स की क्या मौजूद है? बुक वैल्यू ओपनिंग की मौजूद है। ये बुक वैल्यू लिखी हुई है। अब मुझे वर्क बैक करना है। क्या करना है? वर्क बैक करना है। तो अब आपकी रिवीजन भी हो रही है साथ साथ। वर्क बैक करना है तो मुझे वर्क बैक करने के लिए मैंने आपको फार्मूला सिखाया हुआ है, कॉस्ट इज इक्वल टू, अब मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन वाला फार्मूला लगाएंगे आप। रिवर्स बैक जाने का स्ट्रेट लाइन का फार्मूला था क्या भला? मैं भी भूल रहा हूं। बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय, ये WDV किस तारीख की है ये देखना पड़ेगा। ये WDV है 1 जनवरी 20 की। कब की? 1 जनवरी 20 की। तो डिवाइड बाय 1 माइनस रेट इनटू क्यूमुलेटिव पीरियड, ये फार्मूला आपको मैंने बताया था। जिस तारीख तक की WDV है, WDV दी हुई है हमें 1000 ओपनिंग की, और डिवाइड करेंगे हम 1 माइनस रेट 0.2 इनटू क्यूमुलेटिव पीरियड। खरीदा कब थे हमने? 2017 1 अप्रैल 17 को। 17 के कितने महीने? 9, 18 के 12, 19 के 12। जिस तारीख की WDV हो उस तारीख तक की आपने वर्किंग लेकर आनी है। जी जनाब, तो 1000 इंटू 0.2 इंटू 12 जमा 12 24 जमा 9, ठीक है, तकसीम 12। माइनस 1000 डिवाइड बाय आंसर, ये मेरे मुताबिक आ जाएगी 2222। अगर सही कैलकुलेशन हो गई है तो 2222। अब वर्किंग लिखने का फ़ायदा ये होता है कि अगर ये आंसर गलत हो गया तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, दोबारा से मैं कर लेता हूँ जनाब। 1000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.2 इंटू
जी सेम आंसर है 222, 4 दफ़ा 2, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगी। अब हम लिखेंगे कॉस्ट, ऑल एसेट की कॉस्ट 222 माइनस जो डिस्पोज हुआ उसकी कॉस्ट, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, और इनटू डेप्रीसिएशन का रेट 20%, डेप्रीसिएशन ऑन एडिशन आ जाएगी 200 किया है हमने, उसका रेट 20%, और कितने महीने, जुलाई अगस्त, जुलाई से दिसंबर तक 6 महीने, डेप्रीसिएशन ऑन डिस्पोजल आ जाएगी, डेप्रीसिएशन ऑन डिस्पोजल क्या होती है, कैसे आती है, हाँ जी, कॉस्ट थी डिस्पोजल की 300, 0.2, कब तक ये चलता रहा, 30 सितंबर तक चलता रहा, 9/12, तो ये उसकी क्या आ जाएगी डेप्रीसिएशन, और ये डेप्रीसिएशन की वर्किंग आ गई आपकी 222 माइनस 300 इंटू 0.2, ये हमारे पास सारे का सारा साल के 384 रुपये आ गए डेप्रीसिएशन के, और 200 इंटू 0.2 इंटू 6/12 20, 300 इंटू 0.2 इंटू 9/12 45, टोटल हो गया 384 जमा 65 449, तो ये आपकी डेप्रीसिएशन आ जाएगी, जिसकी एंट्री आप पास करेंगे 449 डेबिट एसेट क्रेडिट और सीडी आप निकाल लेंगे। ये वो वाला मेथड है जो हम यूज किया करेंगे। इज इट क्लियर? यस, इट शुड बी क्लियर। हाँ, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, डब्ल्यूडीपी भी हो सकता है, जो भी होगा, लेकिन हमने एसेट अकाउंट किस पर बनाना है, अपनी बुक वैल्यू पर बनाना है। ये तो हो गया रूल नंबर 7। रूल नंबर 8, कुछ रूल्स, कुछ वर्डिंग्स के मानी वो हम याद कर लेंगे तो हमारे लिए जिंदगी आसान हो जाएगी। यहां पे क्वेश्चन में एडिशन भी है, डिस्पोजल भी है। क्वेश्चन इस डिस्पोजल के बारे में भी खामोश हो सकता है, इस एडिशन के बारे में भी खामोश हो सकता है। अगर हमारी डेबिट साइड शॉर्ट होगी तो एडिशन होगी, अगर क्रेडिट साइड शॉर्ट होगी तो डिस्पोजल होगी। तो क्वेश्चन में भी साइलेंट फॉर क्वेश्चन, वो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में साइलेंट होगा, लेकिन इसके बारे में मैंने ऐसे ही रूल लिख दिया, साइलेंट फॉर एडिशन और डिस्पोजल। डेबिट साइड शॉर्ट, इसका मतलब एडिशन है। क्रेडिट साइड शॉर्ट, इसका मतलब क्या हो सकता है, डिस्पोजल है। 9 नंबर, वर्डिंग्स आया करेंगी टेकिंग्स। क्या वर्ड आया करेगा, टेकिंग्स। टेकिंग्स का मतलब क्या होगा, टेकिंग्स का मतलब है रिसीट फ्रॉम डेटर्स, डेटर से पैसे का आना, डेटर से पैसे का आना। और इसके बारे में लिखा हुआ टेकिंग्स जो हैं बैंक में आती हैं, या टेकिंग्स जो हैं सिर्फ सिर्फ कैश में आती हैं। जो रूल्स वो देगा हमें, वो हमें फॉलो करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो जो रूल्स देगा वो फॉलो करना पड़ेगा हमें। जी, काफ़ी रूल्स डिस्कस हो गए हैं, एक रूल रह गया है जिसको डिस्कस करके मैं क्वेश्चन के ऊपर मूव कर लूँगा, और फिर जो बाकी होंगे वो कुछ ना कुछ आपको खुद ब खुद समझ लग जाएगी। कुछ हम क्लास के अंदर जैसे जैसे करेंगे तो वो आप पढ़ेंगे तो रूल्स को, तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएंगे इंशाल्लाह। अगली बात, हम क्रेडिटर का अकाउंट बनाएंगे। इस अकाउंट से हमें परचेजेस मिलेंगी, और दूसरे नंबर पे हम बनाएंगे इन्वेंट्री का अकाउंट,
जब परपेचुअल सिस्टम होगा तो एंट्री पास होगी इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट। तो हमारा पहला अकाउंट क्रेडिटर का हुआ करेगा, दूसरा अकाउंट इन्वेंट्री का हुआ करेगा और तीसरा अकाउंट हम डेटर का बना लिया करेंगे। डेटर में हमें क्या निकल आया करेगा, डेटर से हमें सेल्स मिल सकती है। लेट्स स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं पास्ट पेपर से, पास्ट पेपर नंबर 1 से। पास्ट पेपर नंबर 1 आपका दिया गया है पेज नंबर 329 पर। 329 नंबर आप पेज निकाल लें और फिर हम स्टार्ट करते हैं। रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2002। बिजनेस का नाम है सऊद जवाद, मिस्टर सऊद जवाद। और रिक्वायरमेंट है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। ये 2 रिक्वायरमेंट्स हैं, इन 2 रिक्वायरमेंट्स को हम पूरा करेंगे। और सबसे पहले आपका काम होना चाहिए, आपने क्या करना है, फॉर्मेट बनाना है। क्या करना है, फॉर्मेट बनाना है। बस एक लेफ्ट पेज पर बैलेंस शीट का, राइट पेज के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस का, और लिखेंगे और आगे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे जी। तो लेफ्ट पेज के ऊपर क्या आनी है, बैलेंस शीट। उसने कहा है, जो वर्ड उसने यूज किया वही यूज करेंगे। बैलेंस शीट कहेंगे, हम लिखेंगे सऊद जवाद की हम कर रहे हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज एट 30 जून 2002, 30 जून 2002। और डाटा में दिया गया है रुपीज के अंदर। किसमें जी, रुपीज में डाटा दिया गया है। मैं साथ साथ पढ़ूंगा, साथ साथ आपको समझाता भी जाऊंगा इंशाल्लाह। और दूसरी चीज हमें क्या बनाना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रुपीज में डाटा है फॉर ईयर एंडेड 30 जून 2002। अब आपने एक लेफ्ट पेज के ऊपर ले ली बैलेंस शीट, राइट पेज के ऊपर ले लिया प्रॉफिट एंड लॉस। अगला आपने एक पेज यूज करना है, एक पेज को सेंटर से हाफ करना है। क्या करना है, सेंटर से हाफ करना है। अब पेपर के अंदर ये वाला क्वेश्चन 4 पेजेस पर आराम से हो सकता है। कैसे, आपने पहला पेज ये यूज करना है, दूसरा पेज ये यूज करेंगे, आपने अपने हिसाब से मोल्ड करना है। अब जब आप सफा पढ़ते हैं ना, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस में काम करना है, ये दोनों आपके फ्रंट के ऊपर है, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट पेज, राइट पेज। अब जब आप क्वेश्चन करते हैं तो जब सफा पढ़ते हैं तो आसान काम है राइट पेज पर लिखने का, तो आप राइट पेज यूज करें। ये पूरा क्या है, राइट पेज है नेक्स्ट में। राइट पेज को सेंटर से हाफ लाइन लगाएं और इसके ऊपर 5-6 अकाउंट बल्कि 8 अकाउंट आराम से बन सकते हैं। 4-4 लाइंस का एक अकाउंट काफी है। इनमें 4 लाइन इसके, 4 लाइन इसकी, 4 लाइन इसकी। कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट में 8-8, 10-10 लाइंस काफी हैं। दीज आर द सफिशिएंट थिंग्स। अच्छा, क्वेश्चन को थोड़ा सा रीड करेंगे, उसके मुताबिक अब हम क्या करेंगे, हमने फॉर्मेट बना लिया थोड़ा सा। प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट मैं फौरी तौर पर बना सकता हूं, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। मुझे नेट सेल्स चाहिए, नेट कॉस्ट ऑफ सेल्स चाहिए। लिहाजा कोई लाइन इसमें छोड़ने की जरूरत नहीं है कि सेल्स रिटर्न आएंगी, ओपनिंग स्टॉक परचेजेस लिखने की जरूरत है, नहीं जरूरत है। हमने परपेचुअल सिस्टम के तहत क्या सॉल्व करनी है, सिंगल एंट्री को सॉल्व करना है। क्या आ जाएगा हमारे पास, ग्रॉस प्रॉफिट। अदर इनकम के लिए लाइन छोड़ ले, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, बिल्कुल इंट्रो वाला फॉर्मेट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बस हमारा रॉ फॉर्मेट तैयार है। बैलेंस शीट में हमारे पास एसेट्स आ रहे होते हैं। एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आएगा, नॉन करंट एसेट्स आएंगे, फिर क्या आ जाएंगे हमारे पास, करंट एसेट्स आ जाएंगे। करंट एसेट्स में कौन कौन सी चीज पेट आ ही रही होती है, वो आ रही होती है स्टॉक, वो आ रहे होते हैं डेटर्स, वो आ रहे होते हैं कुछ 1-2 लाइंस यहां पर खाली रखेंगे और फिर आपका आ जाता है अक्सर औकात बैंक भी आता है, अक्सर औकात कैश भी आता है। अगली चीज आएगी आपके पास इक्विटी एंड लायबिलिटी।
इक्विटी एंड लायबिलिटी, आपके पास आएगा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल से रिलेटेड एक रूल मैंने लिख के दिया हुआ है, लेकिन मैं बताना भूल गया। वो ये है कि शेयर कैपिटल आपको ओपनिंग का मिसिंग किया हो सकता है, तो वो हमें निकालना होगा। शेयर कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करके, और ये क्वेश्चन सारा करने के बाद करना है। क्वेश्चन सारा करने के बाद, रीजन आपका ओपनिंग का डाटा छुपा होगा, हिडन होगा, कुछ मौजूद होगा, कुछ स्ट्रेट लाइन में मौजूद नहीं होगा, कुछ हम वर्कआउट वर्क बैक करके हो सकता है निकाल रहे हो। तो ये रीजन है। शेयर कैपिटल की बात आई तो मैंने वो भी डिस्कस कर दिया। शेयर कैपिटल के बाद बिल्कुल इंटरव्यू वाला एड प्रॉफिट नेट प्रॉफिट्स। हाँ, इसमें ड्राइंग्स भी आएंगी, क्योंकि क्या है, छोटा सा दुकानदार है, वो क्या कर रहा होगा, ड्राइंग्स भी कर रहा होगा। ड्राइंग्स, ये हमारा क्या हो गया, रॉ फॉर्मेट तैयार हो गया। अब हमने पहले 3 अकाउंट मैंने आपको कहे थे कौन से रखने हैं। नंबर 1 क्रेडिटर, नंबर 2 इन्वेंट्री, नंबर 3 डेटर्स। उसके बाद जो आते जाएंगे, जो जो उनसे उसने ओपनिंग दिए होंगे वो हम लिख लेंगे। अब क्वेश्चन करने का तरीकाकार, क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन करने का तरीकाकार क्या होगा। Mr. Saud Jawad has been running a small business for several years, but he never kept adequate accounting records. उसने accounting records वगैरह नहीं रखे हुए। However, a need to obtain a bank loan for business expansion has necessitated the preparation of final accounts for the year ended June 30, 2002. जरूरत पड़ी है, बैंक ने मांग लिए हैं और बैंक से लोन लेना था, उन्होंने कहा अकाउंट्स लेकर आओ, सौकी लेकर आओ, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन लेकर आओ, बैलेंस शीट लेकर आओ। As a result, the following information has been obtained after careful research. काफ़ी जांच पड़ताल की गई, उसके बाद ये नीचे दिए गए बैलेंसेस हासिल किए गए। Mr. Saud Jawad's business assets and liabilities are as follows. July 1, 2001, June 30, 2002. जुलाई 1, 2001 हमारा ओपनिंग हो गया, इसके ऊपर लिखे ओपनिंग। जून 30, 2002 ये लिखे क्लोजिंग। अब जोन जोन सी इंफॉर्मेशन दी गई है, ओपनिंग और क्लोजिंग का डाटा जो भी दिया हो, सबसे पहले क्या करना है, उसको टी अकाउंट में फेंकना है। किस में फेंकना है, टी अकाउंट में फेंकना है। कोई इसके अंदर डायरेक्टली काम नहीं करना, टी अकाउंट के अंदर फेंकना है। पहला जी ओपनिंग है 86,000 और क्लोजिंग है 1,68,000 बीडी ऑफ इन्वेंट्री का। आप बीडी लिख देंगे और इसका सीडी लिख देंगे। बीडी है 86,000 और सीडी है 168,000। नेक्स्ट ट्रेड डेटर्स 39,000 बीडी में है, डेटर्स बीडी 39,000 और सीडी आ रहा है इसका, आपने बीडी ऊपर टॉप पे लिख दें और सीडी लिख लें। बीडी है 39,000, सीडी है इसका 43,000। देन ट्रेड क्रेडिटर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स ऊपर 74,000 बीडी, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है 74,000 का बीडी और सीडी क्रेडिटर्स का आ गया 89,000। नेक्स्ट प्रीपेड रेंट, क्या जी, प्रीपेड रेंट। हम अकाउंट खोल लेंगे, क्या करेंगे, प्रीपेड रेंट बीडी कितना 3,000 और 4,200, 3,000 सीडी 4,200। तकरीबन वही तरीकाकार होगा हमारा करने का जो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सीखा था, लेकिन ये कदरे इसकी इंग्लिश थोड़ी सी इधर उधर होगी। उसकी इंग्लिश तरह सी आसान थी, स्टिल इसकी इंग्लिश थोड़ी सी समझनी पड़ेगी।
एक एक वर्ड के ऊपर गौर करना पड़ेगा, लेकिन BD/CD वैसे लिख दें। एक्रूड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, एक्रूड का मतलब है हमने पे करने हैं, ये प्रीपेड था, ये हम क्या लिख देंगे, एक्रूड इलेक्ट्रिसिटी पेएबल। इसका BD कितना आ रहा है, 2100 और क्लोजिंग 1600। सर जी अगर हमें बैलेंस शीट दे दी गई है, क्लोजिंग बैलेंसेस दे दिए गए हैं, तो हम डायरेक्टली बना ना लें यहां पर। यस यू कैन, बट समटाइम्स इन वैल्यूज में भी मिस्टेक्स होती हैं समटाइम्स, लेकिन आप बना भी सकते हैं टाइम की शॉर्टेज हो तो। इसीलिए जो सी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली अवेलेबल की होगी उसके बहुत ही कम मार्क्स होंगे। अब ये देखिए टोटल मार्क्स 25 हैं, तो 25 में से बैलेंस शीट के मार्क्स कम होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के मार्क्स ज्यादा होंगे। ओवरऑल मार्क्स हर एंट्री को पोस्ट करने का मार्क्स होगा जी। नेक्स्ट क्या चीज है, एक्रूड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 2100 और 1600, बैंक 23,000 और 16,500। बैंक हम यहां पर बना लेते हैं जी। बैंक का BD है 23,000 और इसका CD है 16,500। बैंक का BD है 23,000, CD है 16,500। कैश इन हैंड 3600 और 3300। कैश का BD है 3600 और इसका CD है 3300। हमने पहला स्टेप किया, स्टेप नंबर 1, हमने स्टेप 1 में फॉर्मेट बनाए। स्टेप 2 के अंदर हमने BD/CD का डाटा पोस्ट किया। अब हमने जर्नल एंट्रीज करनी है। क्या करनी है, हमने जर्नल एंट्रीज करनी है अंडरस्टैंडिंग करके। जो जो सी बात वो कहता जाएगा हमने उसको समझना है और उसको लिख देना है। रूल सामने रखने हैं आपने। रूल्स के अंदर इस चूंकि ये सिंगल एंट्री का क्वेश्चन है, आपको चीजें ढूंढना होगी। क्या करनी होगी, ढूंढना होगी। तो एक और बात मैं कर दूं, कैश लेजर से रिलेटेड, इसमें अगर मिसिंग आइटम्स होंगी उनकी तरतीब हो सकती है। अगर कोई मिसिंग आइटम होगी तो वो पहले नंबर पे ड्राइंग्स हो सकती हैं। अगर ड्राइंग्स भी नहीं है, ड्राइंग्स का डाटा दिया हुआ है, तो फिर ये हो सकता है डिपॉजिट इनटू बैंक। ये दोनों चीजें भी मौजूद हैं, तो तीसरी हो सकती है फ्रॉड या मिस एप्रोप्रिएशन। क्या हो सकती है जी, फ्रॉड, मिस एप्रोप्रिएशन। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के अंदर क्या कुछ बातें की गई हैं। आगे बढ़ते हैं, ये रूल नंबर 9 में मैंने लिख दिया हुआ है। आगे कहता है बी पार्ट में, पहला पार्ट हमने BD/CD लिख दिए। All takings, takings means receipt from customer, have been banked after deducting the following payments. All takings have been banked, तमाम की तमाम कस्टमर से रिसीव हुए पैसे बैंक में जमा करवा दिए जाते हैं। आफ्टर डिडक्टिंग द फॉलोइंग पेमेंट्स, ये वाली पेमेंट्स करने के बाद, इससे 2-3 एंट्री समझ लगती हैं। ऑल टेकिंग्स हैव बीन बैंक्ड मींस पहले पैसा आता है डेटर से कैश में। किस में आता है, कैश में पैसा आता है और फिर उसको बैंक में जमा करवा दिया जाता है। इसे 2 एंट्री समझ लग रही हैं। वो एंट्रीज को आपने यहां पर लिखना है, चाहे अमाउंट्स मिले चाहे ना मिले। कैश डेबिट हो रहा है और डेटर क्रेडिट हो रहा है। पैसा किस में आ रहा है, कैश में। तो पहली एंट्री बनेगी कैश डेबिट
डेटर क्रेडिट, और डेटर में भी जाके पोस्ट करनी है कि पैसा कहां पर जाना है, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, डबल एंट्री के साथ चलना है हमें। अगली बात, हर लाइन से चीज का मतलब सीखना है। हैव बीन बैंक्ड, बैंक में जमा करवा दिया जाता है, इसका मतलब है कि बैंक में पैसा जाएगा कैश निकलवा के, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, एंट्री हो गई बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। जो एंट्री समझ लगती है वो क्या करनी है, लिखनी है। आफ्टर डिडक्टिंग द फॉलोइंग पेमेंट्स, नीचे दी गई पेमेंट्स के बाद कहता है कैश ड्राइंग्स, मतलब ड्राइंग्स हो रही हैं कैश में, मतलब क्या हुआ, कैश ड्राइंग, सिर्फ कैश ड्राइंग से पता चला ड्राइंग से हो रही हैं, कैश में ड्राइंग्स हो रही हैं। ले जी, ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट, इसका मतलब ये हुआ ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट। कैश ड्राइंग्स, मिस्टर सऊद जवाद हैज नॉट केप्ट अ रिकॉर्ड ऑफ कैश ड्राइंग्स, उसने ड्राइंग्स तो करता है लेकिन इसका रिकॉर्ड नहीं रखा हुआ। बट सजेस्ट दीज विल बी इन द रीजन ऑफ, अंडरलाइन करें, इन द रीजन ऑफ, इन द रीजन ऑफ का मतलब इन द रीजन ऑफ का मतलब है 80,000 लिखा हुआ है ना, इन द रीजन ऑफ 80,000 ये लिखा हुआ है, इसका मतलब है 80,000 के नजदीक नजदीक होंगी, लेस होंगी 80,000 से, नहीं पता तो बस इसका मतलब है ये आखिरी बैलेंस बनेगा। इसमें तहम्मुल मिजाजी का दामन साथ नहीं छोड़ना, जो सी एंट्री मिलती चली जा रही है उसको लिखते चले जाना है बस। अल्टीमेटली एकदम से क्या होगा, क्वेश्चन एकदम से पूरा होगा आपका। जी पहली चीज आई कैश ड्राइंग्स होनी है, पता ये चला ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट की एंट्री होनी है, ये हमने लिख दी। और ये नहीं पता चला इन द रीजन ऑफ का मतलब है कि जी अब नहीं पता, वैल्यू का पता नहीं है, नजदीक 80,000 है। कैजुअल लेबर, हम लेबर पे करते हैं, क्या करते हैं, लेबर पे करते हैं। अब एक बात याद रखें, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, चाहे आपने पहले से पे कर, प्रीपेड हैं नहीं प्रीपेड हैं, कोई पे करने वाले पे नहीं करने वाले, आसान तरीका ये है जितनी भी पेमेंट्स हो एक्सपेंस इधर डेबिट करो और इधर बैंक या कैश क्रेडिट कर दो, जैसे जैसे भी उसने कहा हुआ है। तो कैजुअल लेबर पे की है, हमें पता चल गया लेबर पे की है, लेबर डेबिट और कैश क्रेडिट डबल एंट्री पास कर देंगे। क्या कर देंगे आप, डबल एंट्री पास कर देंगे, कितने की, 12,000 की। लेबर डेबिट यहां पर लिखना है आपने, यहां पर नहीं लिखना, ये वाली एक कॉलम लाजमी होना चाहिए। लेबर डेबिट 12,000, एक्सपेंसेस है ना, इसकी नेचर डेबिट, डेबिट में डेबिट ऐड होता है, लेबर डेबिट और कैश की पेमेंट हो रही है लेबर के अगेंस्ट, लेबर डेबिट कैश क्रेडिट कितने से, 12,000 से, ये हमने एंट्री पास कर दी। अगली चीज परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल, हमने परचेजेस की हैं फॉर रीसेल पर्पस के अगेंस्ट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है मैंने जो आपको रूल लिखवाया था, तमाम की तमाम परचेजेस होंगी किस पर, क्रेडिट के ऊपर, तमाम की तमाम परचेजेस किसके ऊपर होंगी, क्रेडिट के ऊपर। लेकिन परचेजेस ऑफ गुड्स फॉर रीसेल कैश पर आ गया तो इसका मतलब है खरीदी कैश के ऊपर गई है, खरीदी किसके ऊपर गई है, कैश के ऊपर खरीदी गई है, ये क्रेडिट के ऊपर नहीं खरीदी गई, ये क्रेडिट के ऊपर खरीदी नहीं गई है। इसकी कोई भी एंट्री पास कर सकते हैं आप, 2 एंट्रीज इसकी हो सकती हैं, लेकिन बेहतर है आप एक ही एंट्री पास करें। वो क्या, आपने जहां पर भी लिखना है ना परचेजेस अगेंस्ट पेमेंट्स, पर पेमेंट्स अगेंस्ट परचेजेस लिखा हो या परचेजेस लिखा हो, पेमेंट्स अगेंस्ट परचेजेस, ये हमने लिखा था, रूल्स में एडिंग करते जाए आप खुद। पेमेंट्स अगेंस्ट परचेजेस का मतलब है पेमेंट टू क्रेडिटर्स। क्या मतलब है जी,
पेमेंट टू क्रेडिटर्स। परेशान नहीं होना, कैश में पेमेंट की है क्रेडिटर्स को, पेमेंट फॉर परचेजेस, परचेजेस ऑफ गुड्स फॉर रीसेल परचेजेस आपने की हैं, तो ये क्रेडिटर को पेमेंट है। क्रेडिटर डेबिट और कैश क्रेडिट, क्रेडिटर डेबिट कैश क्रेडिट 18,000, क्रेडिटर डेबिट कैश क्रेडिट, क्रेडिटर को पेमेंट परचेजेस के अगेंस्ट ही हो गई ना। तो हमने जब तसव्वुर करना है, हमने अज्यूम करना है कि तमाम की तमाम परचेजेस किस पे हैं, क्रेडिट पर है। तो इसकी एंट्री दूसरी तरह से भी हो सकती थी, कैश ही परचेजेस की, इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट। अल्टीमेटली कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम किस पर चल रहे हैं, डबल एंट्री पे चल रहे हैं, वो भी मैं बताऊंगा कैसे होगा। अच्छा जी, क्रेडिटर, क्रेडिटर डेबिट, लेकिन आप ये रूल फॉलो करना है, क्रेडिटर डेबिट कैश क्रेडिट के से 18,000। नेक्स्ट कहता है नोट टेकिंग्स हैव बीन द सोर्स ऑफ ऑल अमाउंट्स बैंड। उसने कहा है कि इसका मतलब क्या है, टेकिंग्स रिसीव फ्रॉम कस्टमर वही सोर्स है बैंक में पैसे जाने का। इसका मतलब है कोई और सोर्स बैंक में पैसे डालने का और कोई सोर्स नहीं है, सिर्फ ये वाला सोर्स है। इसका मतलब ये है। आगे बढ़ते हैं। बैंक पेमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड जून 30 हैव बीन समराइज्ड एज फॉलोज। नीचे दी गई बैंक की है, लिखा हुआ है परचेजेस। परचेजेस का मतलब पेमेंट अगेंस्ट परचेजेस है, ऊपर लिखा है ना बैंक पेमेंट्स, तो ये क्या होगी, बैंक पेमेंट्स अगेंस्ट परचेजेस। तो इसका मतलब क्या है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। एंट्री पास करें, अब बैंक के जरिए पेमेंट हो रही है तो क्रेडिटर डेबिट और बैंक क्रेडिट, कितने से 10-15। कौन सी एंट्री होगी, क्रेडिटर डेबिट और बैंक क्रेडिट, कितने से 10,15,000। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये वाली चीज याद नहीं रखी आपने तो वो सिंगल एंट्री सही नहीं होनी है। क्या रखना है जी याद, जो परचेजेस लिखा होगा तो इसका मतलब पेमेंट किसको हो रही होगी, क्रेडिटर, क्योंकि हमने क्या अज्यूम करके चलना है, तमाम की तमाम परचेजेस किस पर हैं, क्रेडिट पर हैं। रेंट और सारे के सारे एक्सपेंसेस जो भी आ रहे हों, पेमेंट्स उसकी जो भी हो रही हो, व्हाट्सएवर, वेदर दैट इज प्रीपेड, वेदर दैट इज पेएबल, सारे के सारे यहां पर एक्सपेंसेस लेकर आने हैं। इससे होगा क्या, काम बड़ी जल्दी हो जाएगा। आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा मुझे प्लेसमेंट यहां पर करनी है, यहां पर करनी है, या यहां पर करनी है, नहीं पता। और मैं ये चीज आपको ऑलरेडी एक दफा करवा चुका हूं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये वाली काम हम थोड़ा बहुत सीख चुके हुए हैं। स्टिल कुछ स्टूडेंट्स ने बाद में ज्वाइन किया, दिमागों में आ रहा होगा, बात मेरी माने, बड़ी स्पीडीली काम होगा इंशाल्लाह। पर रेंट डेबिट कैश क्रेडिट, यहां पर हमने लिख दिया रेंट डेबिट कैश क्रेडिट। रेंट कितना, 50,400। डबल एंट्री का दादम साथ नहीं छोड़ना। हाँ, ये आप कर सकते हैं, जितने हैं उनको उनके नाम लिख दें। रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, फिर डिलीवरी कॉस्ट टू कस्टमर है, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड है, कैजुअल लेबर पहले से ही आ रही है। चलें जी, अब इसकी एंट्री डबल एंट्री, आप डबल एंट्री का दामन साथ से नहीं छोड़ना। हमने 50,400 रेंट लिख दिया है, रेंट डेबिट बैंक क्रेडिट, बैंक रेंट डेबिट बैंक क्रेडिट 50,400। इसलिए मैं कह रहा था कि ये आपके पास बिल्कुल 2 पेजेस के ऊपर होने चाहिए, ज्यादा सफे ना पढ़ने पड़े आपको। अच्छा जी, आगे क्या चीज है, इलेक्ट्रिसिटी 13,900, इलेक्ट्रिसिटी डेबिट 13,900, इलेक्ट्रिसिटी डेबिट और बैंक क्रेडिट 13,900, बैंक क्रेडिट 13,900। पहले अमाउंट लिख लें, बाद में ये चीज पूरी कर दें। नेक्स्ट, कैरेज आउटवर्ड, डिलीवरी कॉस्ट टू कस्टमर 30,000 डेबिट, कैरेज आउटवर्ड डेबिट और बैंक क्रेडिट 30,000 कैरेज। नेक्स्ट, इट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड दैट अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 33% ऑन कॉस्ट, अंडरलाइन करें 33% ऑन कॉस्ट, मार्कअप या मार्जिन, मार्कअप का फार्मूला, तो मार्कअप का फार्मूला है
S इज इक्वल टू C इंटू 1 प्लस R। किसी भाई ने ये नहीं मुझसे अभी स्टिल पढ़ा हुआ, ये उसको नहीं पता, तो YouTube के ऊपर ऑलरेडी एक लिंक मौजूद है CA नॉलेज विद वसीम अकरम के ऊपर, उसके अंदर मार्कअप और मार्जिन एक्सप्लेन किया हुआ है, फुल डिटेल में वहां पर नॉलेज मौजूद है, वहां से सुन लीजिएगा काइंडली। 33% ऑन कॉस्ट है, ठीक है। हैज बीन ऑब्टेन्ड ऑन ऑल सेल्स गुड्स, इसका मतलब क्या है, या तो हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स से सेल्स मिलेगी या सेल से कॉस्ट ऑफ सेल्स मिलेगी। इस लाइन का मतलब जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको रूल लिखवाया था। आगे बढ़ेंगे। मिस्टर जवाद इज एबल टू कंफर्म दैट ही हैज टेकन आउट द बिजनेस गुड्स फॉर हिज ओन यूज कॉस्टिंग 6000 ड्यूरिंग द ईयर। वाह गुड। उसने कहा मुझे ऊपर वाले कैश की ड्राइंग्स का नहीं पता कितनी कही है, लेकिन मुझे पता है कि मैंने घर गुड्स लेकर गया हूं। घर गुड्स लेकर जाता है तो एंट्री पास होती है ड्राइंग्स डेबिट और इन्वेंटरी क्रेडिट। किस में? प्रोप्राइटरी सिस्टम में। ड्राइंग्स डेबिट इन्वेंटरी क्रेडिट कितनी? 6000 की ड्राइंग्स डेबिट, ड्राइंग्स डेबिट इन्वेंटरी क्रेडिट किधर गई? यहां पर ड्राइंग्स डेबिट इन्वेंटरी क्रेडिट कॉस्ट के ऊपर आना चाहिए मामला, कॉस्टिंग ही लिखा हुआ था। हमने जितनी इंफॉर्मेशन थी सारी की सारी क्या कर दी? पुट कर दी, डबल एंट्रीज पास कर दी। अब आखिरी काम, अब क्लोजिंग है। अब चांसेस हैं, सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी सबसे पहले क्रेडिटर से। क्या मिलेगी? जब आपने सारी एंट्रीज पास कर दी, पोस्ट कर दी, नाउ यू आर श्योर कि कोई और एंट्री नहीं रह गई मेरी पोस्ट होने वाली, अब मैं अकाउंट्स को क्लोज कर सकता हूं। तो आपकी एंट्रीज का लिंक कैसे बनता है? आपकी एक एंट्री होनी होती है परचेजेस या इन्वेंट्री, सॉरी परचेजेस के अगेंस्ट इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट। तो इसका मतलब यहां पर भी आएगी, इन दोनों का आपस में लिंक है। यहां से आएगी यहां पर, तो यहां पर एक और एंट्री होती है कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। तो चांसेस ये लग रहे हैं कि मेरा ये अकाउंट पूरा होगा तो ये होगा, ये आएगा तो ये आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी तो उससे सेल्स निकाल लूंगा, सेल्स निकाल लूंगा तो यहां पर डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट की एंट्री आती है, वो आ जाएगी तो मेरे पास कैश आ जाएगा। मैंने कैश कितना लिया, कैश आ जाएगा तो यहां पर कैश लिख दूंगा मैं, डेटर से कैश आ गया, कैश आ जाएगा तो मेरे पास अब दो मिसिंग आइटम्स होंगी, एक ये। तो फिर देखूंगा मैंने अब कहां से इस क्वेश्चन को पिक करना है। तो लिंकिंग अब आपको बनानी है। सबसे पहले क्या काम करना है? ढूंढना है कौन सा लेजर है जिसके अंदर सिंगल वेरिएबल है। अब एंट्रीज को पूरा करना है आपने। यहां पे लिखा इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, यहां पे लिखा इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, इधर लिखा कॉस्ट ऑफ सेल्स, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। ये हमने ऑलरेडी एंट्रीज लिखी हुई थी क्वेश्चन को पढ़ के। प्रीपेड रेंट, एक्रूड इलेक्ट्रिसिटी का कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्लोज कर देंगे। अब ढूंढना है कि कौन से लेजर से कोई सिरा पकड़ा जा रहा है, सिरे को ढूंढना है आपने। मुझे यहां से इंडिविजुअल आइटम यहां की नजर आ रही है, कहां की नजर आ रही है? यहां की नजर आ रही है। तो यहां से जब मैंने कैलकुलेशंस की तो कैलकुलेशंस करने पे मुझे क्या चीज मिली? मुझे मिला 18,000 जमा 10,15,000 जमा 89,000 माइनस 74,000। मेरे पास आया 10,48,000 की परचेजेस आई हैं। कितनी परचेजेस आ रही हैं? 10,48,000 की परचेजेस आ रही हैं। मैं एंट्री पास करूंगा 10,48,000, डबल एंट्री का साथ नहीं छोड़ना। अब क्वेश्चन जब आपने एंट्री पास कर दी, अब कोई 3-4-5 मिनट का क्वेश्चन रह गया बस। इन्वेंट्री डेबिट और क्रेडिटर क्रेडिट 10,48,000 ये आ गया, ये वाला लेजर मुकम्मल। बस इससे सीडी उठाएंगे और बैलेंस शीट में लिख देंगे, बस और कुछ नहीं करना। कॉस्ट ऑफ सेल्स यहां से निकलेगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स गुड 10,48,000 जमा 86,000 माइनस 6,000 माइनस 1,68,000, तुम्हारे पास 9,60,000 की क्या आ जाएगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। इन्वेंट्री क्रेडिट
कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट 9,60,000। डबल एंट्री नहीं छोड़ी, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई है तो वो एक लाइन पड़ी थी कि अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स हो तो सेल्स निकल आएगी, सेल्स हो तो कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल आएगी। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना है, कहता है 33% ऑन कॉस्ट है। फार्मूला S इज इक्वल टू सी इंटू 1 प्लस आर। हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स से पहुंचना है सेल्स के ऊपर, तो ये वाला फार्मूला जो है ना अप्लाई करना है डायरेक्टली यहां पर। मींस मैं सेल्स निकाल सकता हूं, सेल्स इज इक्वल टू 9,60,000 इंटू 1 प्लस 1.33 इंटू 1.33 9,60,000 ज़रब 1.33 12,76,800 12,76,800। डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट 12,76,800 12,76,800। डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट ये भी आ गई। अब पता चला ये वाला वेरिएबल भी निकल सकता है, कैश आ सकता है, कैश डेबिट और डेटर क्रेडिट। 12,76,800 जमा 39,000 माइनस 43,000 12,72,800 12,72,800। डबल एंट्री का साथ नहीं छोड़ना, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट पहले से लिखा हुआ है हमने क्वेश्चन से पढ़ के कि कैश में डेटर का पैसा कैश से आना है, बैंक में नहीं आना। 12,72,800 ये भी पूरा हो गया। ओ पहले तो यहां से एक एक वेरिएबल मिसिंग था, दूसरा वेरिएबल निकल आ रहा था, यहां पर आए तो पता चला बैंक भी है ड्राइंग्स भी है, दो मसले हैं। तो इसका मतलब है जब दो वेरिएबल्स मिसिंग हो तो नहीं निकल सकता। आपने कहा यार देखता हूं कोई और काउंट, ओ यार मैंने तो सारी एंट्रीज कर ली थी, इस अकाउंट में सिर्फ एक वेरिएबल रह गया है। हाँ इसका मतलब है मुझे बैलेंसिंग अमाउंट कैश की मिल सकती है। जल्दी जल्दी करो, 16,500 जमा 30,000 जमा 13,900 जमा 50,400 माइनस 23,000। हाँ 87,800 बैलेंसिंग 87,800। है बैंक में पैसा 87,800 तो नहीं आना चाहिए, कोई थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। बैंक में पैसा ओ सॉरी हमने एक एंट्री पास नहीं की है, ये वाली डबल एंट्री पास नहीं की, बैंक 10-15। हाँ ये जैसे एक एंट्री आपने पास नहीं की तो काम गड़बड़ हो गया। यहाँ पर एक एंट्री रह गई क्रेडिटर डेबिट, बैंक क्रेडिट तो किया ही नहीं था। क्रेडिटर मैं भी कहूँ कि इतना छोटी तो अमाउंट हो ही नहीं सकती। 10,15,000 10,15,000 आ रहा है। 50,413,900 50,413,900 और 30,000। और कैजुअल लेबर भी नहीं लिखी हमने, कैजुअल लेबर की एंट्री पास नहीं की है हमने। कैजुअल लेबर आ रही थी हमारे पास, पूरी एंट्री पास नहीं हुई, 66,200 की आखिरी एंट्री रह गई। कैजुअल लेबर 66,200 क्रेडिट 66,200 कैजुअल लेबर डेबिट। हाँ याद आ गया 66,200 ये रह गया था। अब हमारे पास बैलेंसिंग अमाउंट बनेगी, दोबारा से बनाएं। इतनी छोटी अमाउंट नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है। माइनस 23,000 होना था। 16,500 जमा 30 कितने लिखा हुआ है, 16,500 जमा 30,000 जमा 13,900 जमा 50,400 जमा 10,15,000 जमा 66,200। तो ये 11,69,000 बन गया। कितना बन गया जी? 11,69,000। 1169 000। आप भी कह रहे होंगे डबल एंट्री दो चीज़ों की तो लिखी नहीं है ऐसे ने। बैंक डेबिट
कैश क्रेडिट, ओ ये भी आ गई 11,69,000। ओ बैलेंसिंग ड्राइंग्स भी अब मिल जाएगी मुझे। तो 11,69,000 जमा 12,000 जमा 18,000 जमा 3,300 माइनस 3,600 माइनस 12,72,800, तो बैलेंसिंग आ जाएगी 74,100। 74,100, इसका मतलब ड्राइंग्स डेबिट और बैंक कैश क्रेडिट 74,100, यहां पर ड्राइंग्स में लेके जाना है, जमा 74,100 लेस देन 80,000 है लेकिन तकरीबन हो गया है। तो अब आपका लिंकिंग इसकी भी हो गई, इसकी भी हो गई। ये प्रीपेड रेंट है 3,1200 का फर्क है, लें जनाब प्रीपेड रेंट डेबिट और रेंट क्रेडिट। प्रीपेड रेंट डेबिट, रेंट क्रेडिट, डेबिट में क्रेडिट लेस होता है -1200। रेंट को क्या किया, क्रेडिट किया, डेबिट में क्रेडिट लेस होता है। एक्रूड इलेक्ट्रिसिटी 2100 माइनस 1600 कितना आ गया 500, 400 500, 500 डेबिट। एक्रूड इलेक्ट्रिसिटी डेबिट और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस क्रेडिट, तो 500 में डेबिट में क्रेडिट लेस होता है 500। ये लें जी, इन दोनों अकाउंट को भी हमने डील कर दिया। तो यूँ आपका क्वेश्चन भी समझे कि हो गया। अब आपको क्या करना है, सिर्फ जल्दी जल्दी कैलकुलेशंस करनी है। 12,76,800 माइनस 9,60,000 कितना आ गया 3,16,800, 3,16,800। लेबर ये सारे के सारे लेबर आपके पास टोटल हो गई, लेबर 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 हो गई आपके पास 78,200, 78,200। 50,400 में से 1200 निकाल दिया तो ये हो गया आपके पास 49,200। ये क्या आ गया आपके पास 49,200। इलेक्ट्रिसिटी 13,900 में से निकाल दिए 13,400, ये कितना आ गया 30,000। ये आपके एक्सपेंसेस आ गए, या आपने एक्सपेंसेस लेस कर दिए। इसको बोल दें ए, इस सारे को बोल दें बी, और ए में से बी निकाल दें तो ये आपका क्या आ जाएगा नेट प्रॉफिट ए माइनस बी। तो आप 1,70,800 आपने टोटल किया, 1,70,800, 3,16,800 में से 170 निकाला तो 1,46,000 आपका प्रॉफिट आ गया। 1,46,000 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, 1,46,000 प्रॉफिट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। 74 जमा 6 80,100 ड्राइंग्स आ जाएंगी हमारी, वो लेस होनी होती हैं। अच्छा, अब आपने क्या करनी है, चीज़ों को पूरा करना है। क्या करना है, अब बैलेंस शीट के अंदर चीज़ें पूरी करनी है। क्रेडिटर का सीडी 89,000, क्रेडिटर का सीडी 89,000। फिर इन्वेंट्री का सीडी, ये स्टॉक 1,68,000। फिर डेटर का सीडी 43,000। देन तरतीबार प्रीपेड रेंट 4,200, प्रीपेड रेंट प्रीपेड 4,200। देन आपके पास एक्रूड इलेक्ट्रिसिटी 1,600, एक्रूड 1,600। देन आगे बढ़ेंगे, बैंक 16,500, बैंक का बैलेंस 16,500। कैश का बैलेंस 3,300, 3,300 कैश आ गया 3,300। सर जी सारी चीज़ें पूरी कर दी हैं पर कैपिटल नहीं आया, पर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस नहीं आया। तो बेटा जी ये वाला फार्मूला एसेट माइनस लायबिलिटीज ओपनिंग के ऊपर, किसके ऊपर, ओपनिंग के ऊपर लगाएंगे तो आपका ये भी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, यहां पे बना देते हैं जी। शेयर कैपिटल कैसे आएगा, आप एसेट्स लिखेंगे ओपनिंग के और फिर उसमें से लेस कर देंगे लायबिलिटीज, तो आपका क्या आ जाएगा
या बस अमाउंट्स वहाँ पर लिखते चले जाओ। क्रेडिटर 89,000, ओपनिंग 74, सॉरी ओपनिंग देखना है 7400, फिर इन्वेंट्री का 86,000, फिर डेटर का 39,000, फिर प्रीपेड रेंट का 3,000, फिर एक्रूड इलेक्ट्रिसिटी का 2100 लाइबिलिटी में, फिर बैंक का ओपनिंग 23,000 जमा 23,000, फिर कैश का ओपनिंग 3600। टोटल करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कैपिटल का। ये क्या आ गया आपके पास? 78,500 बन रहा है। कितना बन रहा है? 78,500 बन रहा है। 78,500 ये आप यहाँ पर पुट करेंगे 78,500 और टोटलिंग लगाएंगे तो आपकी बैलेंस शीट आपस में क्या कर जाएगी? मैच कर जाएगी। तो ये था सिंगल एंट्री करने का तरीकाकार। मैं एक दफ़ा समराइज कर दूं। सबसे पहला काम करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। दूसरा काम फॉर्मेट ड्रॉ करने के बाद BDCD करने के बाद जो सा डाटा है उसकी डबल एंट्रीज। एंड पर अब आपने लोकेट करना है डबल एंट्री, फिर मिसिंग डबल एंट्री भी लिखनी है। क्या लिखनी है जी? जो नहीं आ रही, मिसिंग डबल एंट्रीज वो लिखी। तो अब आपको पता चलेगा कौन सी जगह से आपको क्वेश्चन को उठाना है, कौन सी जगह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। देयर आर चांसेस, ज़्यादा चांसेस है क्रेडिटर्स से स्टार्ट होते हैं अक्सर क्वेश्चन, इसलिए कहा गया कि जी पहले क्या बना लो? क्रेडिटर्स बना लो। आज तक के लिए इतना ही। होमवर्क आपका है प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर, होमवर्क क्या था जी? होमवर्क आपका होगा प्रैक्टिस क्वेश्चन 1, 2 एंड पास पेपर नंबर 1। प्रैक्टिस सेट है 1, 2 और पास पेपर नंबर 1। यही आपने सॉल्व करने हैं और लाजमी तौर पर सॉल्व करें। जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये आएगी नहीं, ये बात याद रखिएगा। आपको तरीक़ेकार सीखने हैं, मुख्तलिफ तरीक़ेकार सीखने हैं कि आपको क्वेश्चन को उठाना कहाँ से है। आज तक के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।